मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसकी सरजमीन आज 4 ममालिक में बटी हुई है, जहां 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग आबाद हैं, मगर फिर भी उसका अपना नाम नक्शे आलम पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर मौजूद नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा खित्ता है? एक ऐसी सरजमीन जिसकी औरतें सोने को इस तरह इस्तेमाल करती हैं जैसे पानी, जहां का हुस्न इंसान को पहली नजर में ही मबहूत कर दे, चाहे वो कुदरती खूबसूरती हो, बुलंदो बाला पहाड़ हों, सब्ज वादियां हों या वहां के लोगों का अखलाक, मेहमान नवाजी और बावकार शख्सियत। मुस्लिम दुनिया के बब्बर शेर लीडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कुर्द थे, और आपको ये सुनकर हैरत हो गई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा नुसरत भुट्टो का ताल्लुक भी कुर्द नस्ल से था। तारीख, सकाफत, गैरत, बहादुरी और कुर्बानियों से भरी ये सरजमीन सदियों से अपनी पहचान की जंग लड़ रही है। आज हम आपको ले चलेंगे इसी राजों से भरी दुनिया में, जहां के कल्चर, वहां के लोग, शानदार तारीख, मजेदार खाने और तारीखी मकामात, सब कुछ आपके सामने होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस हैरान कुन मुल्क की असल कहानी, तो अभी से अपने चैनल शायान इनफुट टीवी को लाइक कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कुर्दिस्तान की बात चली है तो दिल में एक अजीब सी आग जल उठती है, क्योंकि ये लोग सदियों से अपनी जमीन, अपनी जबान और अपनी आजादी के लिए लड़ते आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे इलाके का रकबो तो तुर्की में तकरीबन 1,90,000 मुरब्बा किलोमीटर, ईरान में 1,25,000, इराक में 65,000 और शाम में 12,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, यानी 3,92,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक वसी इलाका जो 4 मुल्कों में बटा हुआ है। और इस जमीन पर तकरीबन 40 मिलियन कुर्द रहते हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कौम जिसका अपना अलग मुल्क नहीं। अब ये इलाका 4 हिस्सों में तकसीम है और कुर्द खुद उन्हें कार्डिनल डायरेक्शन से नाम देते हैं। तुर्की वाला हिस्सा शुमाली कुर्दिस्तान यानी बुकुर, ईरान वाला मशरकी कुर्दिस्तान यानी रोजलात, शाम वाला मगरबी कुर्दिस्तान यानी रोजावा और इराक वाला जनूबी कुर्दिस्तान यानी बाशूर। बस ये नाम सुनकर ही एहसास होता है कि ये लोग कितनी गहरी जड़ें रखते हैं अपनी शनाख्त में। लेकिन सबसे बड़ी तल्ख हकीकत ये है यार कि तारीख के औराक पलटो तो कुर्दिस्तान कभी भी मुकम्मल आज़ाद मुल्क नहीं बना। हजारों साल से मुख्तलिफ सल्तनतों, सुल्तानों और अब जदीद रियासतों के नीचे दबा रहा है। फिर भी ये लोग आज भी ख्वाब देखते हैं एक दिन अपना परचम लहराने का, अपने कवानीन बनाने का। और सच पूछो तो आज़ादी का सबसे करीब तरीन एहसास इराकी कुर्दिस्तान यानी जनूबी कुर्दिस्तान में है, जहां खुद मुख्तारी है, अपनी हुकूमत है, अपनी फौज पेशमरगा है। ये इराकी कुर्दिस्तान तो वाकई दूसरा दुबई लगता है भाई, तरक्की देखकर हैरान हो जाओगे। बुलंद इमारतें, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल की दौलत से चमकता हुआ इलाका, शॉपिंग मॉल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। यहाँ की जिंदगी किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं। और मजहब की बात करो तो तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है, बाकी थोड़े मसीही, यहूदी और दीगर अक़लियतें। तालीम का लेवल, वाह, शरह खानदगी तकरीबन 99% के करीब, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पढ़े लिखे लोग। अरबील तो उसका दारुल हुकूमत है और ये शहर वाकई बादशाहों वाला है। अगर कभी आलमी सतह पर कुर्दिस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिली तो भी लोग कहते हैं कि कैपिटल अरबील ही रहेगा, क्योंकि तरक्की, खूबसूरती और अहमियत में कोई दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब ISIS की बात करो तो ये दहशतगर्द तंजीम तो कुर्द इलाकों में ही सबसे ज्यादा एक्टिव रही, क्योंकि यहाँ के लोग उनकी सबसे बड़ी रुकावट थे। और एक इंतहाई अजीब और दिलचस्प बात जो उनके बारे में मशहूर है वो ये कि उनकी ट्रेनिंग में ये बात जोर देकर सिखाई जाती थी कि जंग में मरने से जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर कोई कुर्द लड़की तुम्हें मार दे तो सीधा जहन्नम। हाँ यार, ये कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। ISIS वाले खौफजदा होते थे कि कहीं औरत के हाथों ना मर जाएं, वरना उनका जन्नत का ख्वाब चिकनाचोर हो जाएगा। और कुर्द लड़कियां, वाह भाई, उनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। माजी में तो ये अपनी हिफाजत के लिए खास खंजर साथ रखती थीं, लेकिन आज तो ये YPJ और पेशमरगा की फैमिली यूनिट्स में शामिल होकर बड़े बड़े हथियार चला रही हैं, क्लाशनकोव से लेकर टैंक, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन्स तक।
ये लड़कियां ना सिर्फ लड़ती हैं बल्कि तरबियत भी देती हैं और मैदान जंग में ISIS वालों को ऐसा सबक पढ़ाया कि वो भागते फिरते थे। ये सिर्फ जंग नहीं, ये इज्जत, आजादी और औरत की ताकत की कहानी है जो दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। यारू, कुर्दिस्तान का मौसम तो वाकई वहशी है भाई। गर्मियों में आग बरसाती है, जिस्म जल जाता है, और सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, हड्डियां तक कांप उठती हैं। लेकिन विजिट करने का बेहतरीन टाइम अप्रैल और मई। इस वक्त मौसम बिल्कुल मीठा होता है, पहाड़ सब्ज हो जाते हैं, फूल खुले होते हैं और हवा ऐसी कि दिल खुश हो जाए। अगर तुम पाकिस्तानी हो तो इराकी कुर्दिस्तान जाने के लिए इराक का वीजा ले लो, ईरानी हिस्से के लिए ईरान का वीजा चाहिए। लेकिन तुर्की और शाम वाले इलाकों में जाने का सोच भी मत, हालात ऐसे हैं कि खतरा सर पर लटकता रहता है। बेहतर है कि किसी और जगह का प्लान करो, अमन चैन से घूमो। अब तरक्की की बात करो तो इराकी कुर्दिस्तान की ये चमक तेल की वजह से है जो यहां से निकलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग अपना तेल बराह रास्त दुनिया की मार्केट में बेच नहीं सकते। आलमी पाबंदियां और इराक की मरकजी हुकूमत की वजह से सब कुछ इराक के जरिए होता है। इलाका खुद मुख्तार है, अपनी पार्लियामेंट, अपना अदालती निज़ाम, अपनी पुलिस। लेकिन तेल की सेल से जो पैसा आता है उसका बड़ा हिस्सा बगदाद ले जाता है। फिर भी ये लोग लड़ते रहते हैं अपने हुकूक के लिए, क्योंकि तेल तो उनकी जिंदगी की रग है। और जश्न 21 मार्च को नौरोज मनाते हैं। ये त्योहार सदियों पुराना है। आग जलाते हैं, नाचते गाते हैं, नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं। इराकी कुर्द तो इस दिन को अपनी आज़ादी का दिन भी कहते हैं, हालांकि मुकम्मल आज़ादी तो अभी तक ख्वाब ही है। लेकिन शुक्र है इन 21 लोगों का जो कई साल पहले आज़ादी की जंग लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है। उनकी वजह से ये लोग उम्मीद रखते हैं। परचम की बात करो तो वाह क्या खूबसूरत है। सुर्ख, सफेद, सब्ज रंगों का तिरंगा और बीच में एक सूरज जिसके 21 शुआएं हैं। ये सुर्ख रंग इन शहीदों के खून की याद दिलाता है जो आज़ादी के लिए बहे। सफेद अमन और बराबरी की अलामत है। सब्ज खुशहाली और खूबसूरत फितरत की निशानी है। और वो 21 शुआएं, ये नौरोज की 21 तारीख को जाहिर करती हैं। नई शुरुआत, रीबर्थ, उम्मीद की किरण जो इन 21 बहादुरों ने दी थी। ये परचम न तुर्की से मिलता है, न ईरान से, न इराक से, न शाम से। बिल्कुल अलग, बिल्कुल किरदों का अपना। एक जमाना था जब सयाहत से अरबों डॉलर आते थे, लाखों सयाह आते थे। 2014 में तो अरबील को अरब टूरिज्म कैपिटल भी करार दिया गया था। शहर चमक रहा था, होटल भरे हुए, 850 टूरिस्ट विलेजेस, सैकड़ों होटल्स। लेकिन फिर हालात बदले। दहशतगर्दी, जंगें, मुआशी मसाइल। सयाह कम हो गए, आमदनी गिर गई। आज भी पोटेंशियल है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। देहातों में देखो तो आज भी लोग बकरियों के रीवड़ लिए घूमते फिरते हैं। बकरी उनकी सकाफत का हिस्सा है, नस्लों से चली आ रही है और ये उसे अपना कौमी जानवर मानते हैं। कौमी परिंदा चकोर है जो पहाड़ों में आजाद उड़ता है, और कौमी फूल गुलाब, खूबसूरती और मोहब्बत की अलामत। रिवायती खेल तो बहुत है, लेकिन फुटबॉल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कौमी खेल समझते हैं। ग्राउंड पर जोश देखकर लगता है जैसे पूरा इलाका एक टीम बन जाता। और तारीख की बात करो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो सब जानते हैं। बैतुल मुक़द्दिस फतह करने वाला, सलीबियों को शिकस्त देने वाला। लेकिन कम लोगों को पता है कि वो कुर्द नस्ल से थे, सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने मिस्र, शाम में अपनी सल्तनत कायम की, हिजाज, यमन तक फैलाई। अफ्रीका के कुछ हिस्से भी उनके ज़ेरे असर आए। एक कुर्द लड़का जो दुनिया की तारीख बदल गया, बहादुरी, इंसाफ और सखावत की मिसाल। कुर्दिस्तान में मजहब की बात करो तो तकरीबन 99% लोग मुसलमान हैं, और उनमें से ज्यादातर सुन्नी मुसलमान,
खास तौर पर शाफई मसलक के पैरोकार। थोड़ी सी तादाद शिया भी है, लेकिन अक्सरियत सुन्नी ही है। बाकी गैर मुस्लिमों में मसीही, यहूदी थोड़े बहुत और ख़ास तौर पर एज़दी कम्युनिटी जो एक अलग मजहबी ग्रोह है। ये एज़दी लोग खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन किसी नबी या रसूल को नहीं मानते। उनका अकीदा कदीम ईरान से जुड़ा हुआ है और वो मोर को मुक़द्दस समझते हैं। इसे खुदा की एक शक्ल या अलामत मानते हैं। ये लोग सदियों से कुर्द इलाकों में रहते आ रहे हैं, खास तौर पर शुमाली इराक में, और उनकी सकाफत भी बहुत मुनफरिद है। अब ये कुर्द कौम तो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी नस्ली ग्रोह है जिसका अपना आज़ाद मुल्क नहीं। अंदाज़न 40 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 4 करोड़ से ऊपर। सोचो ना, अगर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को मिला दो तो उनका कुल रकबा तकरीबन कुर्दिस्तान जितना बन जाएगा। ये एक वसी, खूबसूरत लेकिन तकसीम शुदा ज़मीन है। ज़बान की बात करो तो कुर्दी बुनियादी है, लेकिन इसके अंदर मशहूर डायलेक्ट्स किरमांजी और सुरानी हैं। किरमांजी तुर्की, शाम, शुमाली इराक और ईरान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, जबकि सुरानी इराकी कुर्दिस्तान और ईरान के मगरबी हिस्से में ज़्यादा आम है। ये दोनों अलग अलग लिखी जाती हैं। किरमांजी ज़्यादातर लातीनी रस्मुल ख़त में, सुरानी अरबी रस्मुल ख़त में, और बोलने में भी काफ़ी फ़र्क है। एक दूसरे को मुकम्मल समझना मुश्किल होता है। तुर्की में तो एक ज़माना था जब कुर्दी बोलना तक जुर्म समझा जाता था। कुर्दों को पहाड़ी तुर्क कहकर पुकारा जाता था। ज़बान पर पाबंदी थी, किताबें शाया नहीं हो सकती थीं, क्योंकि तुर्की में कुर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आज़ादी की तहरीक चल रही थी। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब कुर्दी में किताबें छपती हैं, कुर्दी लिबास पहनना, सकाफत मनाना ज़्यादा आज़ाद है। फिर भी मुकम्मल हुकूक की लड़ाई जारी है। 2017 का वो रेफरेंडम याद है? इराकी कुर्दिस्तान में आज़ादी का रेफरेंडम हुआ। 90% से ज़्यादा लोगों ने हाँ कहा। सबको लगा था अब नया मुल्क बनने वाला है। लेकिन फिर इराकी फ़ौज ने हमला कर दिया, इलाके छिन गए, बैनुल अक़वामी दबाव आया और आज इसकी बात भी कम होती है। अब उम्मीद सिर्फ इराकी कुर्दिस्तान की ज़्यादा खुदमुख्तारी पर है। मुकम्मल आज़ादी का चांस बहुत कम लगता है। इराकी कुर्दिस्तान तो पूरे इलाके का सबसे अमीर हिस्सा है। तेल, कारोबार, तरक्की की वजह से यहाँ अमीर लोगों की तादाद बहुत है। कुछ अंदाजों के मुताबिक 2000 से ज़्यादा अरबपति भी। गुर्बत की शरह बहुत कम है, लोग कारोबारों में लगे हुए हैं, जिंदगी निस्बतन बेहतर है। जबकि तुर्की, ईरान और शाम वाले कुर्दिस्तान में हालात सख्त है, गुर्बत, दबाव, महदूद हुकूक। टाइम जोन की बात करो तो पाकिस्तान से इराकी कुर्दिस्तान तकरीबन 2 घंटे पीछे है, यानी अगर यहाँ सुबह है तो वहाँ अभी रात का आगाज हो रहा है। करेंसी, इराकी कुर्दिस्तान में इराकी दीनार चलता है, लेकिन डॉलर भी बहुत आम है खरीदो फरोख्त में। ईरानी हिस्से में रियाल, शामी में सूरियन पाउंड, तुर्की में लीरा। हर जगह अलग, लेकिन डॉलर तो सब जगह कबूल है, खास तौर पर कारोबार में। ये सब मिलकर कुर्दिस्तान की कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। कुर्दिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। कुर्दों की जड़ें तो कदीम ज़माने में जा मिलती हैं। कुछ मुवर्रिखीन कहते हैं कि ये लोग मेड से निकले, जो 7वें सदी कब्ल मसीह में एक ताकतवर सल्तनत बना चुके थे और उसने आशूरी सल्तनत को तबाह कर दिया था। और यूनानी मुवर्रिख ज़िनोफून ने 401 कब्ल मसीह में कुर्दों को कार्डुचुई कहकर बयान किया, जो पहाड़ों में रहने वाले जंगजू थे जो सिकंदर आजम की फौज से लड़े थे। फिर इस्लाम के आने के बाद कुर्दों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी। 10वीं से 12वें सदी में हसनविहीद, मरवानिड, रवादिड और शद्दादिड जैसी कुर्द सल्तनतें बनी। सदियों तक कुर्द इलाका उस्मानी और सफवी सल्तनतों के दरमियान मैदान जंग बना रहा। 16वीं सदी में उस्मानियों ने कुर्दों को अपने साथ मिलाकर सफवियों से लड़ा और कुर्द उमरा को खुद मुख्तारी दी, जैसे बोहतान, हुकरी, सुरान और बाबान की रियासतें, जो 19वीं सदी तक कायम रहीं। अब 19वीं सदी में कुर्द कौम परस्ती का आगाज हुआ। शेख उबैदुल्ला ने 1880 में उस्मानियों के खिलाफ बगावत की और 20वीं सदी के शुरू में कुर्दों ने अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा। पहली जंग अजीम में कुर्दों ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बरतानिया का साथ दिया, क्योंकि उन्हें आज़ादी का वादा किया गया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिश के बावजूद तुर्की का साथ नहीं दिया और खुफिया तौर पर बरतानिया की हिमायत में सल्तनत उस्मानिया से लड़े, खुद को आज़ाद कराने की उम्मीद में।
लेकिन जंग खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ सेवरिस में तो कुर्दिस्तान की आज़ादी का वादा था, मगर 1923 की ट्रीटी ऑफ लुजान में सब कुछ बदल गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने कुर्दिस्तान का बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया और उसे हमेशा के लिए तुर्की का हिस्सा बना दिया। जबकि बरतानिया ने इलाका छोड़ा तो बाकी 3/4 हिस्सा को एक मुल्क ना बनाया गया। कुछ ईरान, कुछ शाम और बाकी इराक ने हड़प लिया। यानी सब ने कुर्दों पर हुक्मरानी तो की मगर आज़ादी ना दी, और इस तरह कुर्दिस्तान 4 मुल्कों में बंट गया। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।